नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म एक्सप्लेन्ड इंडिया में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर देगी। ये कहानी है जापान के एक द्वीप पर बनी कोयले की खदान की, जहां कोरियाई मजदूरों को जानवरों की तरह काम कराया जाता था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि खदान में एक बच्चे की पत्थर के नीचे दबकर मौत हो जाती है। इस घटना से सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। बच्चे का शव उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। फिर कहानी में आते हैं एक कोरियाई शख्स जिन्हें सब अपना नेता मानते थे। नेता 3 बच्चों को बताते हैं कि उन्हें आज रात किसी भी तरह इस द्वीप से भागकर कोरिया जाना होगा, ताकि वे वहां जाकर सबको बता सकें कि उनके साथ यहाँ कितना बुरा बर्ताव हो रहा है। नेता का एक आदमी उन तीनों बच्चों को रास्ता दिखाता है। तीनों बच्चे द्वीप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक बच्चा पकड़ा जाता है। गार्ड उसे गोली मारकर तुरंत मार देता है। बाकी 2 बच्चे जहाज से समंदर तक पहुंचते हैं, लेकिन वे भी नहीं बच पाते। उन्हें भी एक जहाज पकड़ लेता है। इसके तुरंत बाद हमें कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक रॉक बैंड का खिलाड़ी ली अपनी बेटी और बैंड के बाकी सदस्यों के साथ एक पार्टी में गाना बजा रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद ली अपने एक जासूस दोस्त से मिलता है। ली को अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ जापान जाना है, इसलिए ली अपने दोस्त को कुछ पैसे भी देता है। उसका दोस्त उसे वहां भेजने के लिए मान जाता है। इसके बाद जासूस ली को उसकी बेटी और बैंड ग्रुप के साथ एक जहाज पर चढ़ा देता है, जहां उसके अलावा और भी कई लोग हैं। जहाज एक जगह आकर रुकता है। फिर ली को वहां जमीन पर अपने दोस्त के कई खत पड़े मिलते हैं। इसका मतलब है कि ली के दोस्त ने उसे धोखा दिया है और उसे गलत जगह भेज दिया है। ली के अलावा उसने कई और लोगों को भी धोखा दिया है। अब वहां मौजूद सभी अधिकारी लोगों को एक ट्रेन में भरकर उसी द्वीप पर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे इस द्वीप पर पहुंचते हैं, सभी सैनिक और अधिकारी उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। वे सब उनसे बहुत विनती करते हैं कि कृपया हमें मत मारो, लेकिन वे उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। महिलाओं और उनके बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है और एक दूसरी नाव में वहां से ले जाया जाता है। ये देखकर सभी पुरुष बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सभी लोगों को एक जगह ले जाया जाता है और उनका सारा सामान उन्हें वापस कर दिया जाता है। खदान कंपनी का जूनियर मैनेजर वहां आता है और ली से जापानी गाना बजाने को कहता है। उसकी बात मानकर सब गाना बजाना शुरू कर देते हैं और तभी वहां सीनियर मैनेजर भी आ जाता है, जो कोरिया से आए सभी लोगों से कहता है कि हम यहाँ आपका स्वागत करते हैं और अब से आप केवल हमारे लिए काम करेंगे। अब यहाँ सभी लोगों को उनकी अकाउंट स्लिप दी जाती है, जिसमें इस द्वीप पर आने का खर्च, यहाँ रहने का खर्च और कई ऐसे खर्चों का हिसाब लिखा होता है, जिनका पैसा कंपनी सभी मजदूरों की मजदूरी से काटेगी। इतना पैसा देने के बाद भी उन्हें कीड़े वाला गंदा खाना दिया जाता है। इसके बाद सभी लोगों को खदान के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ काम के बाद सब नहाने जाते हैं। यहाँ का सुपरवाइजर, जो एक कोरियाई है, एक लड़के को पीट रहा होता है। ये देखकर चोई नाम का एक कोरियाई गैंगस्टर सुपरवाइजर से लड़ने लगता है और तभी वहाँ खदान कंपनी का जूनियर मैनेजर आ जाता है। तब यहाँ कोरियाई गैंगस्टर यानी चोई जूनियर मैनेजर से कहता है कि मैं सुपरवाइजर से लड़ूंगा और अगर मैं हार गया तो मैं आप सभी का गुलाम बन जाऊंगा और अगर मैं जीता तो मैं सभी मजदूरों का नेता बन जाऊंगा। जूनियर मान जाता है, जिसके बाद चोई सुपरवाइजर से लड़ने लगता है। वो उसे इतना पीटता है कि वो उसे अधमरा छोड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ सीनियर मैनेजर आता है और कहता है कि ये जापानी सभी कोरियाई लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, इसलिए कृपया आपस में मत लड़ो। लेकिन शर्त के अनुसार अब चोई सभी मजदूरों का नेता बन जाता है। इस बीच सीनियर मैनेजर कई महिलाओं और अन्य अधिकारियों के साथ रात का खाना खा रहा होता है, जहां ली की बेटी भी मौजूद होती है और तभी सीनियर मैनेजर अपने अधिकारी से अपना पसंदीदा गाना बजाने को कहता है। यह सुनकर ली की बेटी कहती है कि ये गाना मैंने गाया है और इसका संगीत मेरे पिता ने दिया है। लेकिन सीनियर मैनेजर उसकी भाषा बिल्कुल नहीं समझता, इसलिए एक कोरियाई लड़की ली की बेटी की बात का अनुवाद करके सीनियर मैनेजर को समझाती है। ये सुनकर सीनियर को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अब ली को अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ सीनियर लेवल पर ले जाया जाता है, जहां ली अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी ओर कोरियाई सेना के अड्डे पर अधिकारी को उस खदान के नेता की एक तस्वीर दी जाती है और बताया जाता है कि आपको उसे किसी भी तरह उस द्वीप से बाहर निकालना होगा, क्योंकि वही वहां के कोरियाई लोगों का नेता है। और फिर सेना अधिकारी इस बात पर मान जाता है, इसीलिए अब वो खुद एक मजदूर बन जाता है और उस द्वीप के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर सीनियर मैनेजर एक पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें खदान कंपनी के अन्य सदस्य भी आते हैं और इस पार्टी में ली अपने सभी दोस्तों के साथ बैंड बजाकर सबको खूब मनोरंजन कराता है। इस बीच गैंगस्टर चोई और बाकी मजदूर दूसरी खदान में काम कर रहे होते हैं, यानी खदान नंबर 2 में। लेकिन तभी वहां एक दुर्घटना हो जाती है, जहां कोयले से भरी एक ट्रॉली नीचे की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण कई लोग मारे जाते हैं और इसी वजह से वहां आग भी लग जाती है। इसके बाद सीनियर मैनेजर अपने सहयोगियों से कहता है कि जल्दी से खदान नंबर 2 बंद कर दो, क्योंकि वैसे भी वहां से ज्यादा कोयला नहीं निकलता और वहां कोरियाई मजदूर हैं, तो अगर वे मर भी जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए उसके दोस्त भी ऐसा ही करते हैं और खदान नंबर 2 को बंद कर देते हैं। ये देखकर अंदर फंसे मजदूर बहुत डर जाते हैं। लेकिन जब सीनियर को पता चलता है कि कोरियाई लोगों का नेता भी उस खदान के अंदर है, तो वो उसे किसी भी तरह बाहर निकालने का आदेश देता है, वरना सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए अब जापानी मजदूर खदान नंबर 2 खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वे इसमें असफल रहते हैं। खदान के अंदर सब खदान खोलने और बाहर आने के लिए एक डायनामाइट फोड़ते हैं, जहां घायल कोरियाई नेता सभी मजदूरों के पास आता है। ये देखकर सभी मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सेना अधिकारी भी उनमें शामिल था जिसे इस नेता को यहाँ से निकालने के लिए भेजा गया था। बाद में वो सेना अधिकारी नेता के पास आता है और उसे बताता है कि सेना ने मुझे आपको वापस ले जाने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन इसके लिए मुझे एक टेलीग्राम की जरूरत होगी ताकि मैं सेना से संपर्क कर सकूं और यहाँ एक जहाज मंगवा सकूं। ये सुनकर नेता कहता है कि ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके टेलीग्राम का इंतजाम करूंगा। इसीलिए अब वो सेना अधिकारी ली के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे अधिकारी के कमरे की चाबी चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी के कमरे में एक टेलीग्राम है। लेकिन यहाँ ली उससे पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो चाबी क्यों चाहिए और तुम वो टेलीग्राम क्यों लेना चाहते हो। ये सुनकर सेना अधिकारी कहता है कि क्योंकि मैं वास्तव में उस नेता को यहाँ से लेने आया हूँ और मैं एक सेना अधिकारी हूँ। ये सुनकर ली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें चाबी तभी दूंगा जब तुम मुझे और मेरी बेटी को भी इस द्वीप से ले जाओगे। और यह सुनकर सेना अधिकारी भी मान जाता है। ली फिर चुपके से अधिकारी की चाबियों के गुच्छे से टैबिन की चाबियों को गर्म करता है और उसकी एक फिल्म रेल पर छाप बनाता है, जिसके बाद वो छाप अपने दोस्त को देता है और चाबी बनवाता है। चाबी बनवाने के बाद वो उसे सेना अधिकारी को दे देता है, जिसकी मदद से सेना अधिकारी उस केबिन में घुस जाता है, जहां वो सेना से संपर्क करता है और यहाँ जहाज मंगवाता है। अब यहीं सेना अधिकारी को कोरियाई अकाउंट रिकॉर्ड भी मिलते हैं। लेकिन तभी हम द्वीप के ऊपर से कई दुश्मन बम वर्षक विमानों को गुजरते हुए देखते हैं। इसीलिए सब अपने घरों में चले जाते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सेना अधिकारी नेता को एक जगह लाता है, जहां वो उस पर बंदूक तान देता है और उसे बताता है कि मुझे उस केबिन में कोरियाई अकाउंट रिकॉर्ड मिले हैं, जिसके अनुसार इस द्वीप पर जो भी मजदूर काम करते हैं या मर जाते हैं, आप उनका मुआवजा और उनकी सभी चीजें लोगों को नहीं देते, बल्कि उसका आधा हिस्सा सीनियर मैनेजर को और आधा आपके अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि उन सभी कागजों पर आपके भी हस्ताक्षर हैं। ये सुनकर नेता कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो सीनियर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहां ली भी अपने बेटे के साथ आ जाता है। लेकिन अब पूरे द्वीप पर धमाके होने लगते हैं, जिसमें वो सीनियर भी जल जाता है। सभी जापानी बंकर में चले जाते हैं और सभी कोरियाई लोगों को मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन इसका फायदा उठाकर नेता यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसका अपना खास आदमी उसे बचाने के लिए यहाँ आता है। यहाँ नेता अपने खास आदमी से पूछता है कि क्या उसने अकाउंट रिकॉर्ड देखे, जिस पर उसका खास आदमी जवाब देता है कि हाँ, उसने देखे। इसीलिए नेता उसे वहीं गोली मारकर मार देता है और अब ली और उसकी बेटी भी ये चुपके से देख लेते हैं। अब खदान कंपनी का सीनियर अधिकारी जूनियर को बुलाता है और उसे बताता है कि हिटलर मारा गया है। अब जिसने भी नाच का साथ दिया है उसे अपराधी के रूप में हमला किया जा रहा है और अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक बहुत खतरनाक बम गिराया है, जिसके कारण पूरा हिरोशिमा तबाह हो गया है। अब यह सुनकर जूनियर मैनेजर अपने सीनियर अधिकारी से कहता है कि हमारा सीनियर मैनेजर घायल है, क्योंकि वो धमाके में जल गया है, इसलिए हमें अब मदद की जरूरत है। यह सुनकर सीनियर अधिकारी कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने सीनियर मैनेजर को मार डालो और खुद सीनियर बन जाओ। इसीलिए अब वो जूनियर मैनेजर भी ऐसा ही करता है, यानी वो सीनियर मैनेजर को मार डालता है। अगले दिन सभी जापानी कोरियाई लोगों को भगाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि एक कोरियाई ने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था और बाद में उसे मार दिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि मिसबिहेवियर सुपरवाइजर ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और अब खुद को बचाने के लिए सुपरवाइजर सारा इल्जाम गैंगस्टर यानी चोई पर डाल देता है। ये देखकर जूनियर मैनेजर सभी से कहता है कि अब मैं सभी जापानी लोगों को इसके लिए जरूर सजा मिलेगी। इसीलिए जापानी लोग चोई को पकड़कर ले जाते हैं। अब जूनियर मैनेजर नेता से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने का इंतजाम करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मजदूरों से कमाए हुए आधे पैसे देने होंगे। साथ ही तुम्हें यहाँ से जाकर अमेरिकियों को बताना होगा कि हम कोरियाई लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो उनका बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि हम कोरियाई लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे हमारी जिंदगी तबाह कर देंगे। और जहाँ तक यहाँ के कोरियाई लोगों की बात है, मैं उन्हें अपनी खदान के अंदर दफना दूंगा। और यह सुनकर नेता मान जाता है, लेकिन सेना अधिकारी और ली की बेटी ये चुपके से सुन लेते हैं। इसके बाद नेता सभी कोरियाई लोगों से कहता है कि उन जापानियों ने चोई को झूठा फंसाया है। इसके अलावा वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव भी करती है। इसीलिए मैंने इस संबंध में सीनियर से बात की और उन्होंने हमारी बात भी सुनी। इसीलिए अब से हमें अच्छा खाना और ज्यादा मजदूरी मिलेगी। लेकिन हाँ, सभी को इस खुशी में रहना होगा, क्योंकि वहाँ एक जश्न का कार्यक्रम होने वाला है। अब ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं।
लेकिन तभी सेना अधिकारी सभी से कहता है कि ये नेता जो कुछ भी कह रहा है वो झूठ है, क्योंकि वास्तव में उसने तुम लोगों को धोखा दिया है। दरअसल ये शख्स अपने सीनियरों और जूनियरों के साथ मिलकर तुम लोगों के लिए जो भी पैसा और मुआवजा है वो सब खा जाता है। ये सुनकर नेता सभी से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो वास्तव में एक अमेरिकी जासूस है, इसलिए तुम्हें उसकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और तभी यहाँ ली उन्हें सभी अकाउंट रिपोर्ट दिखाता है, और तभी ली की बेटी भी यहाँ सभी से कहती है कि हाँ, वो सेना अधिकारी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उसने मेरे सामने अपने एक वफादार साथी को मार डाला। और अब ये सुनकर सभी लोग उस नेता के खिलाफ हो जाते हैं, इसीलिए सेना अधिकारी उसे वहीं मार डालता है, जिसके बाद ये लोग अब चोई को भी आज़ाद कर देते हैं। दूसरी ओर सेना अधिकारी सभी से कहता है कि हम यहाँ से सिक्कों को ले जाने वाले जहाज की मदद से निकलेंगे। ये सुनकर सब मान जाते हैं, इसीलिए कुछ लोग यहाँ हथियार बनाना शुरू कर देते हैं ताकि अगर उन पर हमला हो तो वे आसानी से अपना बचाव कर सकें। इसके बाद सबसे पहले वो सेना अधिकारी कुछ लोगों के साथ कोयले के जहाज पर कब्जा कर लेता है और सब लकड़ी के पुल तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके जरिए कोयला जहाज में लोड होता है। लेकिन तभी उसे यहाँ कुछ सैनिक दिखते हैं, तो ली उन्हें यहाँ भटकाता है, जहाँ सेना अधिकारी अपने साथियों के साथ उन्हें मार देता है। जिसके बाद ये सभी लोग उस पुल से जहाज तक जाने लगते हैं। अब बाकी कोरियाई लोग जापानियों को उनके घरों में बंद करके आग लगा देते हैं। तभी जूनियर मैनेजर उसे ऐसा करते हुए देखता है। अब यहाँ 2 और सैनिक कोरियाई लोगों को भागते हुए देखते हैं, इसीलिए सेना अधिकारी उन्हें भी गोली मारकर मार देता है। लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर सीनियर भी उनकी तरफ देखता है, इसीलिए वो अपने सभी सैनिकों को उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भेज देता है। इसलिए अब चोई उस कोरियाई लड़की और अपने दोस्तों के साथ जापानी सैनिकों से लड़ने जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो रस्सी जिससे सभी कोरियाई लोग नीचे उतर रहे होते हैं तुरंत टूट जाती है और जापानी हमले के कारण कई लोग मारे जाते हैं। इसी वजह से सभी कोरियाई लोग एक साथ उस पुल पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन उसके भारी वजन के कारण वो पुल टूट जाता है, जिसकी वजह से आधे लोग जहाज में चले जाते हैं, लेकिन आधे लोग इस द्वीप पर फंस जाते हैं। और अब अचानक जापानियों और कोरियाई लोगों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तब यहाँ अली अकेला उस पुल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पुल को उठा नहीं पाता। इसीलिए अब उसकी बेटी उसकी मदद करने आती है और ये देखकर सब उनकी मदद करने के लिए पुल उठाने लगते हैं। तभी यहाँ लड़ते हुए कोरियाई लड़की को गोली लग जाती है, जो गोली दरअसल सुपरवाइजर ने चलाई होती है, जिसकी वजह से चोई बहुत गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो उस सुपरवाइजर से लड़ने जाता है, जहाँ वो उसकी गर्दन और शरीर की हड्डियां तोड़कर उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन जब वो उस कोरियाई लड़की के पास वापस आ रहा होता है तो उसे भी पलक झपकते ही गोली लग जाती है, लेकिन किसी तरह वो कोरियाई लड़की तक पहुंच जाता है और फिर पलक झपकते ही दोनों मर जाते हैं। दूसरी ओर ली अपनी बेटी को एक जगह बिठाकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जूनियर मैनेजर उसे गोली मार देता है, लेकिन ली भी बदले में उसे गोली मार देता है। लेकिन जब ली की बेटी यह देखती है और अपने पिता की ओर भागने लगती है तो जूनियर उसे पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है। तो अब यह देखकर सेना अधिकारी उस पर एक पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से वो ली की बेटी को छोड़ देता है। लेकिन तभी जैसे ही वो जूनियर ली को गोली मारने वाला होता है, ली की बेटी उस पर एक बोतल बम फोड़ देती है, जिसकी वजह से अब वो जूनियर जलने लगता है। तभी सेना अधिकारी उसका गला काट देता है और सभी जापानियों से कहता है कि सीनियर, जूनियर मैनेजर और सुपरवाइजर सभी मारे गए हैं, इसीलिए अब हम यहाँ युद्ध खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं। यह सुनकर सभी जापानी लोग यहीं रुक जाते हैं, जबकि बाकी कोरियाई लोग पुल के जरिए जहाज में चढ़ जाते हैं। लेकिन अपनी चोटों के कारण ली की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए अपने आखिरी पलों में वो सेना अधिकारी से अनुरोध करता है कि कृपया उसकी मौत के बाद उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखें, और ये कहकर ली भी मर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी बहुत दुखी हो जाती है और टूट जाती है। लेकिन तभी वे सभी लोग अपने सामने एक बहुत बड़ा धमाका देखते हैं, जो अमेरिका द्वारा नागासाकी पर बम गिराने के कारण हुआ था। ये देखकर सब काफी हैरान रह जाते हैं। और हाँ, फिल्म यहाँ ली की बेटी को दिखाते हुए खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फिल्म एक्सप्लेन इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।